हेलो, नमस्कार और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल कोडसे में। और अ, जैसे कि पिछले कुछ वीडियो में हम उन जजमेंट्स की बात कर रहे हैं जहां पे ये पाया गया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट सिटीजन्स को सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने में कैसे वंचित रह गया। तो उसी सिलसिले की अगली श्रृंखला में जो जजमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आज, वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है। और जजमेंट अपने आप में एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। और जो जजमेंट है बेसिकली A.K. गोपलन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट 27, इस साइटेशन से इसे पहचाना जाता है, जाना जाता है और रिसर्च करने पे पाया जाएगा। तो बैकग्राउंड ये है कि एक कम्युनिस्ट लीडर थे A.K. गोपलन, जो अंडर डिटेंशन थे 1947 के दिसंबर के समय से। और उन्हें कई मसलों में उनकी सेंटेंसिंग हुई थी। जो नॉर्मल क्रिमिनल लॉज थे उसके अंदर उन्हें सेंटेंस हुआ था, यानी कन्विक्शन वगैरह हुई थी। बाद में ये सारी कन्विक्शन वगैरह सेटिस्फाइड होती है। इसी बीच 1 मार्च 1950 को जब वो मद्रास जेल में थे अपनी सेंटेंस को कुछ सर्व करते हुए, या उस दौरान जब वो मद्रास जेल में थे, तो उन्हें एक ऑर्डर सर्व किया जाता है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत, जिसके तहत केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति को डिटेन करने का एम्पावरमेंट है। यानी दिस सेक्शन अलाउज the central government as well as the state government to detain anyone in order to prevent them from acting in any manner prejudicial to the national interests, foreign relation, national security, state security, public order or the maintenance of the essential supplies and services. तो ये प्रावधान है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रक्रिया के तहत किसी भी व्यक्ति को डिटेन करने की अनुमति थी। अब जब ये ऑर्डर उन्हें मिलता है, मतलब कि जब गोपालन साहब को ये ऑर्डर मिलता है, तो वो आर्टिकल 32 में पिटीशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने अगेंस्ट दिस डिटेंशन। और उसमें ये जो पिटीशन है उसमें जो सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट है, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो एक्ट है, उसके तहत इवन जो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन है उसे डिस्क्लोज करने से भी मनाही थी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई पिटीशन किसी कोर्ट के सामने फाइल करता है, ऑब्वियसली अंडर आर्टिकल 32 में जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने गोपालन साहब ने पिटीशन फाइल की, तो सेक्शन 14 का हवाला देते हुए उन्हें ये प्रिवेंट किया गया, प्रोहिबिट किया गया कि आप ऐसा जो ग्राउंड है जिसके तहत आपको डिटेन किया है, आप उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली जब ये चैलेंज हुआ ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट की एंटायर डिटेंशन एंड द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन वायलेट्स आर्टिकल 14, 19 एंड 21, जो गोल्डन ट्रायंगल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आल्सो सेक्शन 14 जो है इट आल्सो वायलेट्स आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मसला जब सुप्रीम कोर्ट के सामने था आया, उस वक्त चीफ जस्टिस थे हरीलाल कानिया, और बाकी जो जजेस थे एस फजल अली और एम पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, BK मुखर्जिया, सुधीर रंजन दास। तो ये जजों की बेंच थी, जिसमें से डिसेंटिंग व्यू जो था वो एस फजल अली का था। डिसेंटिंग व्यू जो है सिर्फ और सिर्फ फजल अली, जस्टिस फजल अली का था। और बाकी जो जजेस थे उन्होंने ये ओपाइन किया कि यानी कि रूल किया कि दैट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21
did not require American style due process, meaning legislative action alone was sufficient to deprive citizens of its liberty. तो 5:1 होगा. In fact, the Supreme Court adopted a very narrow and literal interpretation of the Constitution. It held that fundamental rights such as Article 19 and 20 are mutually exclusive and must be read in isolation. And the court also defined कि procedure established by law to mean simply whatever procedure is enacted by the legislature. It ruled that courts cannot question the fairness, justness or a reasonableness of the law itself. लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि सेक्शन 14 जो था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का, जिसके तहत गोपालन साहब को डिटेन किया गया था, वो अपने आप में वायलेटिव था ऑफ आर्टिकल 22. वाई? बिकॉज दिस सेक्शन प्रोहिबिट्स डिटेनीज फ्रॉम डिस्क्लोजिंग ग्राउंड ऑफ देयर डिटेंशन इन द कोर्ट. और कोर्ट ने माना कि ये आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन है और उसे स्ट्रक डाउन किया. और जजमेंट अपने आप में काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ, जहाँ पे मतलब जो कोर्ट का रूलिंग था कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट रिक्वायर इंडियन कोर्ट्स टू अप्लाई ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ स्टैंडर्ड. इन डूइंग सो द कोर्ट ultimately upheld the validity of the Preventive Detention Act 1950 exception section 14, which was declared as violative of Article 22 of the Constitution. अब ये जो जजमेंट है एक्सेप्ट जस्टिस फजल अली, जिन्होंने डिसेंटिंग नोट इस जजमेंट में दिया. Case is considered landmark in the sense the question of preamble was also raised in the court. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि preamble cannot be used for interpretation of the constitution. और ultimately this judgment of A.K. Gopalan was finally ruled in another landmark judgment, जो है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट took an expansive approach और ये माना कि it establishes that any procedure established by law must be fair, just and reasonable and effectively blending natural justice with Article 21. तो अल्टीमेटली आगे जाके 1978 में ये ओवररूल्ड हुआ. लेकिन A.K. गोपालन की जब बात करते हैं तो A.K. गोपालन ये एक ऐसा जजमेंट है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपने दायित्व से वंचित रह गया जब बात आई सिटीज़न के राइट को प्रोटेक्ट करने की, और एक बड़ा ही नैरो अप्रोच लिया आर्टिकल 21 के बारे में, जहाँ पे कोर्ट ने कहा या रूल किया कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 did not require American style due process, meaning legislative action can alone was sufficient to deprive citizens of its liberty. तो ये था आज का जजमेंट, जहाँ पे मेजॉरिटी व्यू यही था कि आर्टिकल 19 एंड 21 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड मस्ट बी रेड इन आइसोलेशन. और जैसे मैंने पहले ही कहा कि बाद में ये ओवररूल होता है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में. तो आज ये जजमेंट हालांकि पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, इसके बावजूद भी मेरी कोशिश है जितनी भी मुझसे बन पड़ी मैं फिर से एक बार इसके बारे में डिस्कस करने के लिए आपके सामने इस जजमेंट को ले आया हूँ. तो आज इतना ही, आज के लिए इतना ही. फिर मिलूँगा अगले वीडियो में ऐसे ही अगले जजमेंट के बारे में, जहाँ पे ये पाया जाएगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने से वंचित रहेगा. तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय, सी यू अगेन.